हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अमेजिंग एक्यूरेट एकेडमी में। तो बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो है नाइन्थ क्लास वाले स्टूडेंट के लिए। और ऑन द टॉप ऑफ दैट कि आज का जो चैप्टर इनका स्टार्ट होने वाला है वो एक रियलिस्टिक पर आधारित है, और वो भी मेरे फेवरेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर। एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक तरह से आज के टाइम में हम बायोग्राफी जानेंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की आखिर बायोग्राफी क्या है। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन 14 मार्च 1879, यानी कि 14 मार्च 1879 को एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बॉर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जो हुआ था वो एक जर्मन में हुआ था, जो कि उल्म का एक शहर है। Until the age of the 2.5 years, जब वो 2.5 साल का था, he couldn't speak, वो बोल नहीं पाता था। And when he began to speaking, और जब उसने बोलना शुरू किया, then he spoke very every word twice, तो वो सारे जितने भी शब्द बोलता था वो उनको डबल डबल बोल दिया करता था। आप समझ सकते हैं कैसे बोलता होगा। इन द चाइल्डहुड, बचपन में, हिज प्लेमेट कंसिडर्स हिम टू बी बोरिंग, जो उसके साथी संगत के जो लोग थे, यानी कि जो क्लासमेट होते हैं, ट्यूशन मेट होते हैं और नेबर मेट होते हैं, वो सारे के सारे लोग सोचते थे यार ये एक बोरिंग व्यक्ति है। हिज मदर ऑल्सो थॉट दैट ही वॉज क्रेजी, उसकी माँ भी थोड़ा उसे सन की टाइप में समझती थी, बिकॉज ऑफ द अब नॉर्मली लार्ज साइज ऑफ हिज हेड, क्योंकि इनफैक्ट बात क्या थी कि उसके शरीर जो सर होता है उसका उसका साइज थोड़ा बड़ा था, जिसको लेकर लोग उसे पागल सोचते थे। द हेडमास्टर ऑफ हिस स्कूल रिगार्ड्स हिम एज स्टूपिड, बच्चे तो छोड़िए, यहाँ पे हेडमास्टर भी उसे बेवकूफ़ी का खिताब दे रहे हैं। एंड गुड मोर नथिंग, और कहते थे कि ये किसी काम का नहीं है। बट देन ही प्रूव्ड ऑल ऑफ देम रॉन्ग, लेकिन उन्होंने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबको गलत साबित कर दिया। When he was 6, जब वो 6 साल के हुए, ऑन हिज मदर इंसिस्टेंस, तो अपनी माँ की जिद करने पर, ही लर्न टू प्ले द वायलिन, उन्होंने वायलिन बजाना सीखा। एंड बिकम द स्किलफुल वायलिनिस्ट, और उसके बाद वो बजाते बजाते प्रैक्टिस करते करते इतने स्किलफुल वायलिनिस्ट बन गए कि बहुत ही बेहतरीन, वो बहुत बेहतरीन वायलिन बजाने लगे। हिज फैमिली शिफ्टेड टू द म्यूनिक, उसके बाद उनकी फैमिली जो थी वो म्यूनिक में आके सेटल हो गई। म्यूनिक एक राज्य का नाम है। वैन ही वॉज 15, जब वो 15 साल के थे तब वो म्यूनिक में आके सेटल हो गए। बट देयर ही फील्स अनकम्फर्टेबल, लेकिन जब वो म्यूनिक में गए तो वहाँ पर स्कूलों के अंदर उन्हें बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होने लगा विद द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, क्योंकि वहाँ के स्कूलों के जो रूल्स थे ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। सो ही लेफ्ट इट, इसलिए उसने वहाँ से स्कूल छोड़ दिया। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग, जब उसने अपना स्कूल कंप्लीट कर लिया, ही गेट्स एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक, उन्होंने ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने एडमिशन ले लिया। बिकॉज द एटमोसफियर इन द यूनिवर्सिटी वॉज मोर लिबरल एंड दे एक्सेप्ट द न्यू आइडियाज़, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था यूनिवर्सिटी का वो लिबरल था। अब आप कहेंगे सर लिबरल का मतलब क्या होता है, तो लिबरल का मतलब होता है जिसमें राजनीति में परिवर्तन से असहमत हो। समझ रहे हैं आप, यानी कि अगर कोई राजनीति में परिवर्तन कर रहा है और मैं उससे असहमत हूँ तो मैं लिबरल हूँ, राइट। तो राजनीति में परिवर्तन करना जो उससे सहमत नहीं होता वो लिबरल कहलाता है। तो उन्होंने कहा कि बट बिकॉज एटमॉस्फेयर इन द यूनिवर्सिटी वॉज मोर लिबरल, जो एटमॉस्फेयर यूनिवर्सिटी का था वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल था। एंड दे एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़ और एंड कंसेप्ट, और वहाँ पर अगर कोई अपने न्यू आइडियाज़ दे रहा है तो समझ लीजिए उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, इसलिए वो यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी लगी। बिसाइड, इसके अतिरिक्त, ही हैज़ मोर इंटरेस्ट इन द फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, इसके अलावा उनका जो इंटरेस्ट है वो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में था। एट द यूनिवर्सिटी में ही मैट ए फिलो स्टूडेंट, वो एक फीमेल स्टूडेंट से मिला जिसका नाम था मिलेवा मैरिक। क्या नाम था? मिलेवा मैरिक। शी वॉज इक्वली क्लेवर एंड इंटेलिजेंट, मिलेवा मैरिक जो थी वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और लगभग लगभग चालाक भी उसी की तरह थी। आफ्टरवर्ड, उसके बाद, दे मैरिड, उन्होंने शादी कर ली, एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बेटे भी हुए।
बट अनलकीली देयर मैरिज डिडंट लास्ट, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी शादी ज़्यादा टाइम तक नहीं चली एंड दे स्प्लिट इन 1919। इसलिए उन्होंने क्या करा, 1919 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया। सब्सक्वेंटली, बाद में, आफ्टर फिनिशिंग हिज एजुकेशन, अपने एजुकेशन यानी कि शिक्षा समाप्त करने के बाद, एल्बर्ट वर्कड एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, एल्बर्ट ने एक तकनीशियन के तौर पर काम किया इन द पेटेंट ऑफिस। पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है कि जब कोई डिज़ाइन वगैरह बनाने वाली कंपनी होती है, कोई ट्रेडमार्क बनाने वाली कंपनी होती है, तो ऐसी कंपनी को पेटेंट ऑफिस कहते हैं। ओके, आल्सो देयर ही सेक्रेटली वर्कड ऑन हिज आइडियाज़ ऑन द रिलेटिविटी। उसके अलावा वो अपने आइडियाज़ ऑफ रिलेटिविटी पर भी काम करता था। रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है? अपेक्षता या फिर सापेक्षता। अभी बात आती है सापेक्षता का सिद्धांत क्या होता है। आधुनिक भौतिक का बुनियादी सिद्धांत, यानी कि जो भौतिक चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं उनका बुनियादी सिद्धांत ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहलाता है। ही पुट आउट ऑफ हिज पेपर ऑन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके बाद जिस थ्योरी पर वो काम कर रहे थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके ऊपर उन्होंने एक पेपर भी निकाला, विच फॉलोज बाय द वर्ल्ड पॉपुलर इक्वेशन, जिसके अंदर एक बहुत ही उनकी फेमस इक्वेशन नज़र आई, जिसका नाम था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। वास्तव में ई का मतलब था एनर्जी, इज इक्वल टू का निशान है, इक्वल टू एम का मतलब होता है मैस टाइम, सॉरी। तो एनर्जी इक्वल्स मास टाइम द स्पीड लाइट स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर जो सी है, सी का मतलब स्पीड है, ध्यान रखना, स्पीड लाइट। तो उन्होंने इस फॉर्मूले पे काम किया। इन एडिशन, और इसके अलावा बताया जाए तो ही आल्सो पब्लिसाइज हिज पेपर ऑन द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915। उन्होंने 1915 को जो उनकी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उनके लिए वो अपनी पत्रिका प्रदर्शित कर दिया, यानी कि अखबार जो था वो पब्लिकली कर दिया। दिस गेव एन एब्सोल्युटली न्यू डेफिनेशन टू द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद ये समझ लीजिए कि ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की नई परिभाषा ने जन्म ले लिया। आल्सो दिस थ्योरी मेक्स हिम ए फेमस फिगर। उसके बाद तो ये समझ लो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स, यानी कि सूर्य ग्रहण के दौरान ऑफ 1990 में, यानी कि 1919 में, हिज थ्योरी केम आउट एज द एक्यूरेट एंड द चेंज फिजिक्स। 1999 में उनकी जो थ्योरी थी वो वास्तव में बहुत ही सटीक बैठी और उन्होंने भौतिक विज्ञान को यानी कि फिजिक्स को बदल के रख दिया। वैन नाजी केम टू द पावर इन जर्मन, एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा आपको कि नाजी जो थे वो एक नाजी जो था वो एक युद्धकारी था, ठीक है, जो कि भारत में युद्ध करने के लिए आया था, भारत में भी आया था, और उन्होंने जर्मन में भी युद्ध की घोषणा की थी। उनका काम था सिर्फ लूटपाट करना, लोगों की हत्याएं करना। ओके, तो वहाँ पर क्योंकि नाजी केम टू द पावर इन द जर्मन, जब नाजी सत्ता में आ गया वहाँ पर, ही इमिग्रेट टू द यूएसए। तो उसके बाद जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो यूएसए के अंदर आ गए। ही डज सो, उन्होंने वास्तव में ऐसा भागे नहीं कि हाँ मुझे डर के मारे भाग रहे हैं, वास्तव में उन्होंने ऐसा इसलिए किया था बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू हिज रिसर्च इन द फाइंडिंग और टू बी यूज फॉर द डिस्ट्रक्शन, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी जो इतनी बहुमूल्य खोजें जो हुई हैं न्यूक्लियर के लिए वो किसी बर्बादी के काम आए। फर्दर आगे, वैन जर्मनी डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न इन 1938, जब जर्मनी ने इस चीज़ के न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में 1938 के अंदर खोज की, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू राइट टू अमेरिकाज प्रेजिडेंट अबाउट द डेंजरस ऑफ एटॉमिक बम। उन्होंने क्या करा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को उन्होंने एक लेटर लिखा और बताया कि किस तरह एटॉमिक बॉम्ब जो है जो उन्होंने तैयार किया है वो कितना खतरनाक हो सकता है। मोर ओवर, और उस पर इन 1945 1945 में, वैन अमेरिका थ्रो डाउन द एटॉमिक बॉम्ब ऑन द हिरोशिमा एंड नागासाकी। देखिए, दुनिया में शायद कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा बच्चा है जिसे ये ना पता हो कि अमेरिका ने सबसे पहले जो बम गिराए थे वो हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए थे। एक्चुअल में क्या है कि एक न्यूक्लियर यानी कि परमाणु बम इतना ख़तरनाक होता है कि जहाँ पर भी गिरेगा कम से कम 1 सवा लाख यानी कि 3 किलोमीटर के दायरे तक पब्लिक बिना दर्द के
मर जाएगी। ठीक है, बहुत खतरनाक बम होते हैं। तो अमेरिका ने क्या करा था, 1945 के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिर दिया। ही वॉज द डीपली हर्ट। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा दिल की गहराइयों से उसे दुख प्रकट हुआ। आल्सो ही राइट्स ए लेटर टू द यूनाइटेड नेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। उसके बाद उन्होंने एक सरकार को, जो सांसारिक सरकार है, वर्ल्ड सरकार है, उनको एक लेटर भी लिखा, सो दैट, ताकि इट कैन प्रिवेंट ऑक्यूरेंस ऑफ द सच डिस्ट्रक्शन, ताकि इस तरह के जो काम होते हैं वो ना हो। ठीक है, इस तरह की बर्बादियाँ जो होती हैं वो ना हो। इन लास्ट डेज, कुछ दिनों में, ज़िंदगी के आखिरी पलों में, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ इट इन द पॉलिटिक्स एडवोकेटिंग वर्ल्ड पीस एंड द डेमोक्रेसी। उसके बाद उन्होंने जो कुछ दिन बिताए इसके अंदर, वो बिताए राजनीति के लिए, राजनीति के साथ दिन बिताए उन्होंने, और कुछ लोकतंत्र के साथ दिन बिताए उन्होंने। द ग्रेट साइंटिस्ट डाइड एट द एज ऑफ 76 इन 1955। 76 साल की उम्र में उसके बाद उनका देहांत हो गया। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1955 में हुई थी, यानी कि 1955 में। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और शेयर तो बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते, या पढ़ते भी हैं तो फिर आपके फ्रेंड्स हैं और आप चाहेंगे हमेशा आपके फ्रेंड्स का भला हो। ओके, तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट के साथ साथ शेयर भी कीजिए। राइट, ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।